तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी असेसमेंट। तो प्रीवियसली हमने बहुत सारी एनाटॉमी, अपर रिस्पायरेटरी और लोअर रिस्पायरेटरी की एनाटॉमी पढ़ ली थी। तो बेसिकली मैं आपको अभी अगर आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाइड करेंगे तो पहले आपको असेसमेंट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम असेस करके क्या फाइंडिंग दे सकते हैं और कौन सी डिजीज़ का फर्दर नाम रख सकते हैं कि क्या डिजीज़ पेशेंट को है एक्चुअल में। सो आज मैं स्टार्ट करूँगी आपको रिस्पायरेशन से, बेसिकली असेसमेंट कैसे करते हैं। नॉर्मली असेसमेंट जो होता है रिस्पायरेटरी में, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद में ही मैं डिसऑर्डर्स को भी क्लिक करूँगी, बिकॉज़ जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस कैसे असेसमेंट करना है, कैसे क्या उसमें टेस्ट कराना है, सो आप नहीं कर पाएँगे फर्दर। जो हमारे पास में डायग्नोसिस आ जाएगी निमोनिया हो गया हमारा, कुछ भी हो गया, ब्रोंकाइटिस वगैरह कुछ भी अगर हम फर्दर पढ़ेंगे, हमें तभी वो चीज़ें क्लियर होगी जब तक हमें असेसमेंट पूरा प्रॉपर्ली क्लियर होगा। सो असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट के आपने बहुत सारे टर्म्स भी सुने होंगे, किस तरीके से असेसमेंट करते हैं पेशेंट को देख के। आपने देखा होगा कि नॉर्मली आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप पेशेंट से बोलते होगे कि डॉक्टर से बोलते हो आप कि मेरे को ये बीमारी हो रही है, मेरे को कफ हो रहा है। तो पेशेंट आपको कफ के साथ डॉक्टर आपको देखता है कि कफ है, साथ में आपको कुछ बोलता है कि करके आप देखिए, तब उसके बाद में फर्दर टेस्ट लिखते हैं और आपको आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रूफ देते हैं कि हाँ, आपको ये बीमारी है। सो इसे ही हम बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, बहुत 4 टाइप के बेसिकली असेसमेंट होते हैं। तो हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को आप पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसे ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको जनरली मैनुअली भी आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या बीमारी हो सकती है और कैसे उनका हम लोग देखकर पेशेंट में असेसमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ गया है इंस्पेक्शन। असेसमेंट करेंगे सबसे पहले, तो चलिए हम असेसमेंट रखते हैं कि पेशेंट आया, वो कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ों का डाटा कलेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर उसका आईपीडी नंबर वगैरह, नेम वगैरह, एज, जेंडर वगैरह पूरा डिटोरिएट करने के बाद में हमने प्रॉपर्ली असेसमेंट करा। एंड पेशेंट आया हमारे पास में, तो हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, हमारे असेसमेंट के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। पेशेंट ने पहले अपने आया और मेरे पास में बैठा, मेरे से बोलता है कि मैम मेरे को कफ हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही, चेस्ट पेन हो रहा है। उसने मेरे रिस्पायरेटरी से रिलेटेड सारे अपने सिम्पटम्स को प्रेज़ेंट कर दिया मेरे सामने। और एक चीज़ कि हाँ, हर एक ऑर्गन के लिए उसका हर एक ऑर्गन के लिए उसका असेसमेंट अलग होता है। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली रिस्पायरेटरी के असेसमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये रिस्पायरेटरी में असेसमेंट कैसे होता है, तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। तो हमने हमारा मैनुअली जो असेसमेंट होता है, इनिशियली सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, जो पेशेंट हमें बता रहा है कि हमें ये सारी चीज़ें की दिक्कतें हो रही हैं। फर्दर हम पेशेंट ने अपनी नॉर्मली ले लैंग्वेज में हमें बताया, और हमने क्या ऑब्जर्व किया पेशेंट को देखने के लिए। मैंने इमेजिनरी कि हमारे सामने पेशेंट बैठा हुआ, और मैंने इमेजिन किया कि पेशेंट को मैंने देखते हुए मैंने क्या इमेजिन किया कि उसकी कंडीशन में और क्या क्या है, उसका वेट क्या है, उसका सारी चीज़ें क्या हैं, नॉर्मल बीएमआई वगैरह मैंने उसकी कैलकुलेट करके देखी। तो ये क्या हुआ, हमारा एक डाटा हुआ असेसमेंट हुआ। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। अब हमने हिस्ट्री ले ली कि पेशेंट ने बताया हमें कफ है, स्नीजिंग है, चेस्ट पेन है, ये सारी चीज़ें हमें, म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेसिव हो रहा है, म्यूकस का कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें बताएँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है इंस्पेक्शन। अगर हम बात करें कि हमारा असेसमेंट में कितने टाइप्स होते हैं, तो इंस्पेक्शन होता है, पाल्पेशन होता है, परकशन होता है, अस्कल्टेशन। हमारे मेनली 4 टाइप्स के ये होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, टाइप्स नहीं होते। इंस्पेक्शन, पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, देन उसके बाद में पाल्पेशन करते हैं, देन परकशन करते हैं, देन एस्कल्टेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन में मैनुअली क्या करते हैं हम लोग। इंस्पेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आपने जो मुझे बताया और मैंने आपका क्या ऑब्जर्व किया, इंस्पेक्ट किया वो चीज़ें, उसे हम इंस्पेक्शन में रखते हैं कि हाँ, आप पेशेंट ने जो बताया, मैंने क्या-क्या चीज़ें नोट करी हैं, ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। देन हमारे पास में आता है, अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी में इंस्पेक्शन की, तो हम लोग पेशेंट का चेस्ट देखते हैं, 1:1 का एंटीरियर पोस्टीरियर हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें इंस्पेक्ट हो रही हैं। कहीं पेक्टस एक्सटर्नम, कैरिनेटम तो वगैरह प्रेज़ेंट नहीं होता। एक्सटर्नेमेटम में क्या होता है कि चेस्ट जो होता है वो इनसाइड चले जाता है, पेक्टस एक्सटर्नम। और जो कार्बिनेटम होता है, कार्बिनेटम होता है, सॉरी, कार्मिनेटम एक्चुअल वर्ड थोड़ा-सा डिटोरिएट हो जाता है, क्योंकि वर्ड्स का बहुत ही फॉर्मिंग है। अगर हम बात करें प्रैक्टिस का, एक कार्मिनेटम में क्या होता है, तो कार्मिनेटम में बेसिकली क्या होता है, पिजन लाइक चेस्ट देखने को मिल जाता है हमारा। फर्दर मैं अभी आपको बताऊंगी बूट शेप किसमें आप चेस्ट
वो तो चेस्ट एक्सरे में आपको देख के मैं बता दूंगी सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो आपको इंस्पेक्शन करना है प्रॉपर्ली कि हाँ सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन है। क्लबिंग ऑफ नेल्स, आपने क्या किया, आप पेशेंट को क्लबिंग, साइनोसिस, पहले तो मैं आपको साइनोसिस बताती हूँ। रिस्पायरेटरी का पेशेंट है तो आपको साइनोसिस चेक करनी है। कैसे, हाउ टू चेक साइनोसिस। सो क्या करना, पेशेंट आया है और हमें पेशेंट की फिंगर्स देखनी, ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन प्रेजेंट होता है फिंगर्स पे, दैट मीन पेशेंट इज हैविंग ऑन साइनोसिस। तो साइनोसिस की कंडीशन भी हो सकती है, या क्लबिंग ऑफ नेल्स। रिस्पायरेटरी पेशेंट्स में क्लबिंग ऑफ नेल्स का भी चांसेस होता है। तो आपको इंस्पेक्शन के जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो ये इस पॉइंट को भी आपको इंस्पेक्ट करना है। नेल्स को इस तरीके से इस एंगल में बनाना है। यहाँ पे एक डायमंड, अभी मेरा डायमंड बन रहा है, अगर उसके में 160 का एंगल 160 का एंगल बनता है, और जो हमारे रिस्पायरेटरी जिन भी पेशेंट्स में होता है उनमें ये चीज़ों की ऐसे ऐसे जाकर यहाँ से नेल्स फोल्ड हो जाने लगते हैं। तो क्लबिंग ऑफ नेल्स भी देखने को मिलता है। 160 से 180 का एंगल बनाने लगते हैं जब हमारे नेल्स, और डायमंड शेप का होता है तो हमारे क्लबिंग ऑफ नेल्स की प्रेजेंटेशन हो जाती है। आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, पेशेंट इज हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, प्रॉपर्ली इनहेल एक्सहेल नहीं कर पा रहा है, या मैंने आपको ट्रेचियल वगैरह बताया था, ट्रेचियल का डेरिवेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। दैट कंडीशन में आपको भी बताऊंगी क्या होता है। और नेजल फेरिंग्स वगैरह देखते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहे, वोकल कॉर्ड का मूवमेंट देखते हैं, रेस्पिरेटरी से कुछ। देन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्ली हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं बॉडी को कि कैसे मैनुअली कुछ एबनॉर्मल तो नहीं दिखने को मिल रहा है। देन हमारे पास में आता है पाल्पेशन। फर्स्ट रुके, वेट वेट वेट, पहले हम अब एक बात करते हैं परस्यूड लिप्स। परस्यूड लिप्स में क्या होता है, पेशेंट जो है ब्रीथिंग बहुत इनहेल प्रॉपर्ली कर लेता है, इनहेल नोज से करता है, एक्सहेल जो करता है ऐसे लिप्स को यहाँ से फोल्ड कर ले, बंद करता है, और साइड से लिप्स, दैट कंडीशन को परस्यूड लिप्स भी बोलते हैं या कैमल लिप्स बोलते हैं। दैट मतलब में जो वो उसका एक्सहेल प्रोसेस जो होता है वो माउथ से करता है, और साइड ऑफ लिप से वो एयर को एक्सक्रीट आउट करता है बॉडी से। दैट कंडीशन को हम लोग परस्यूड लिप्स बोलते हैं या कैमल लिप्स भी बोलते हैं। इसे क्वेश्चन बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ सेट 11 में भी पूछा जाए, तो इस पे ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है कि प्रॉपर्ली इनिबिलिटी है कि वो पेशेंट बोल पा रहा है या नहीं है, मैनुअली है या कोई भी दिक्कतें आ रही हैं। फिर हमारे पास में आता है पाल्पेशन। तो पाल्पेशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है और एसिमेट्रिकल होता है। हम लोग नॉर्मली पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं, या पेशेंट अगर कंफर्टेबल है तो हम लोग सिटिंग पोजीशन पे रखते हैं, और बैक साइड में चेक करते हैं। अगर पेशेंट सिमेट्रिकल कंडीशन में 2.5 से अबव जा रहा है तो पेशेंट इज नॉर्मल। अगर एसिमेट्रिकल कंडीशन में क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकल थोड़ा सा पेशेंट ने यहाँ से थोड़ा सा पेशेंट क्या हो रहा है, 2.5 से भी कम जा रहा है उसका डेरिवेशन। अगर हम बात करें उसके कॉन्फ़िगरेशंस की, तो वो कम जा रहा है, दैट्स मीन पेशेंट इज हैविंग एनी कंडीशन ऑफ सीओपीडी, या उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत कम हो रही है। दैट्स कंडीशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर पेशेंट इज हैविंग लेफ्ट वन साइड लेंथ इज कोलैप्स, तो दैट्स कंडीशन इज नोन एज अ एटेलेक्सिस या निमोथोरैक्स। अब हम बात करते हैं टैचियल डेरिवेशन। अगर टैचियल डेरिवेशन क्या होता है, बेसिकली जो राइट साइड टैचिया होती है वो राइट साइड को फ्लैट होती है। अगर इफ कंडीशन लेफ्ट साइड इज लंग प्रेजेंट, दैट टैचियल डेविएशन इज ऑन राइट साइड। ये हिंट करती है, इंडिकेट करती है कि हमारा लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स में एनी प्रॉब्लम या कोलैप्स हो चुका है, या कुछ भी ये इंडिकेट करती है, या अपना डेरिवेशन को रूट को वन साइडेड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को डिनोट करती है कि प्यूरल इफ्यूजन वगैरह हो रहा है, या कोई भी कंडीशन फर्दर पेशेंट में एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट हो रही हैं। हमारे पास में आया है ट्रैकियल फर्मिटिस। ट्रैकियल फर्मिटिस क्या होता है, हमारे मीडिया स्टर्नम से स्टार्ट होता है। अगर 99% से उसकी वॉल्यूम वाइब्रेशन अबव जा रही है तो इट इज नॉर्मल। इफ कि डेंस टिश्यू हो रहे हैं और वाइब्रेशन बहुत फर्दर ज़्यादा बढ़ रही है, 99 से भी अबव जा रही है, दैट्स कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगती है, टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन होने लगती है। अगर यूज़ करते हैं, मतलब में इन टैक्टाइल फर्मेटिस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमारे में क्या देखने को मिलता है कि फर्दर बहुत टाइम तक वो बढ़ती जा रही है उसकी वाइब्रेशन। टैक्टाइल फर्मेटिस इट इज नोन एज अ वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन हमारी बढ़ती ही जा रही है, दैट्स मीन उसमें कोई प्लूरल फ्लूइड होगा। या मैंने आपको बताया था प्लूरा से प्लूरल फ्लूइड का अक्युमुलेशन बढ़ जाता है प्लूरल कैविटी में, या कोई एयर या फ्लूइड का प्रेजेंट होता है वहाँ पे। फिर हमारे पास में आता है हमारा थर्ड है जो कि है पाल्पेशन। पाल्पेट करते हैं हम लोग नॉर्मली हमारे पास में अब आया है हमारा थर्ड है जो कि है परकशन। परकशन या टैपिंग करते हैं हम लोग कैसे, तो हम लोग साउंड सुनते हैं, साउंड बाय द हेयरिंग। मैनुअली हम लोग ऐसे नॉर्मली
नॉर्मली पेशेंट बैठा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है नॉर्मली कि कोई भी साउंड आती है, अगर हम बात करें हाई रेजोनिंग साउंड आती है, लो पिच साउंड होती है, अगर हम बात करें कि हाई रेजोनिंग साउंड आती है, कभी कभी डल साउंड होने लगती है, पेशेंट इज हैविंग ट्यूबरकुलोसिस इन्फ्लेमेशन का पेशेंट होता है तो उसमें डल साउंड सुनने को मिलती है। फ्लैट साउंड क्या होता है, फ्लैट साउंड में जो साउंड होती है उसकी इन्फर्मिटी बढ़ जाती है, ट्यूमर वगैरह के पेशेंट्स में देखने मिलता है। टिम्पैनिक साउंड क्या होता है, लाउडर होती है बहुत ज्यादा, लाइक लाउड स्पीकर फिक्स हो जाता है उसमें, तो मतलब मैं आपको रिस्पायरेटरी फेलियर वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर हमारे पास में आता है कि इसमें रिफ्लेक्सेस तो चेक नहीं करते हैं, गैग रिफ्लेक्सेस मैन्युअली चेक करते हैं, वो आप मैन्युअली एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि रिस्पायरेटरी में क्या होता है हमारे ट्रकिया का गैग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए भी हाँ परकशन को करते हैं, बट यहाँ पे परकशन हैमर वगैरह का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पेनफुल प्रोसेस हो जाएगी, फिर तो आपको हार्म इंजरी वगैरह की भी कंडीशन आ सकती है। तो हमारा फोर्थ होता है असेसमेंट, जो अस्कल्टेशन होता है। अस्कल्टेशन में हम लोग क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम लोग स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम लोग साउंड सुनते हैं, कोई एबनॉर्मलिटीज वगैरह तो प्रेजेंट नहीं हो रही है, वो सारी चीजें। अगर हम बात करें नॉर्मली कहाँ कहाँ पे सुनते हैं, तो हमारा फर्स्ट होता है टर्किया पे, देन टर्किया से हमारे ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई तक जाता है, फिर हमारा एल्वोलाई तक जाता है। हमें 4 पॉइंट होता है मैनुअली। अगर हम बताएं कि स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट हमारा टर्किया जो हमारी 16 to 20 टर्किया होती है, उसके लास्ट पे यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ पर सुनते हैं, हमें यहाँ से टर्किया पे रखते हैं, फिर हमारा ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंक्यूल्स आता है, देन हमारा एल्वोलाई या लास्ट ऑफ द एल्वोलाई में भी सुनते हैं। ये 4 नॉर्मली हम लोग सुनते हैं। अब हम बताते हैं आपको लाइक नॉर्मली क्या होता है पेशेंट को। अगर आपने देखा होगा जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो जो डॉक्टर होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो बैक साइड से चेक करते हैं, हाँ तो सुपीरियर पोस्टीरियर से इसलिए चेक करते हैं, वहां से फर्दर हमारे लंग्स बैक साइड में होते हैं, फ्रंट हमारा मीडियस्टर्नम रिब्स वगैरह आ जाती है, दैट्स वाई वहां से बैक से सुनते हैं इजिली। इजिली मतलब में हेयरिंग वॉइस होती है, आराम से सुन सकते हैं। अगर हम बात करें जो हमारी फीमेल्स होती है, उनमें ब्यूटी बोन के दैट इज नोन एज अ ब्यूटी बोन, कॉलर बोन इज नोन एज अ ब्यूटी बोन, जो फीमेल्स में होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं बट फीमेल्स में प्रोन्स होते हैं, तो वहां पर भी फीमेल्स में देखते हैं 1:1 का रेशियो देते हैं। अगर हम बात करें कि इसी तरीके से नॉर्मली साउंड का सुन के साउंड का प्रोडक्शन करते हैं, किन किन कंडीशन में कैसी साउंड आती है, अभी मैं वो आपको बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ कि एबनॉर्मल साउंड ऑफ फाइन क्रैकल साउंड, मतलब में आपका कोई ब्लॉक है, लाइक अगर मैं बात करूँ ये मेरा मार्कर है, ये समहाउ नैरो हो गया, ये स्क्वीज हो गया, तो यहाँ पे जो एयर है, जो एयर की डेंसिटी होती है, वो जिस रेंज में जा रही थी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, दैट्स मीन यहाँ पे नैरोइंग हो गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, नैरोइंग हो जाती है दैट्स कंडीशन में, तो मैनुअली क्या देखा जाता है, हमारा फ्राइन क्रैकल साउंड, मतलब में उसकी लो पिच साउंड होती है, बट हाँ साउंड सुनाई देती है। अगर हम बात करें कोरेस साउंड की, कोरेस में क्या होता है, लो पिच साउंड होती है बट लाउड होती है, लाइक यहाँ पे नॉर्मली हमारा अक्यूमुलेशन होता है, बट इस जो कैविटी में फ्लूइड होता है, फ्लूइड आ जाता है, दैट कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट होने लगता है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के पेशेंट्स में होने लगता है। हमारे पास में आ गया विजर साउंड। विजर साउंड मैनुअली क्या होता है कि नॉर्मली नैरोइंग हो जाती है, स्मॉल सेल्स हमारी जो होती है, सेल्स होती है हमारी, वो नैरोइंग हो जाती है दैट्स कंडीशन में, तो एस्पिरेशन वगैरह की कंडीशन में भी ये देखा जाता है। हमारा हो गया है रोंकाई साउंड। रोंकाई साउंड क्या होता है, स्टाइडर साउंड, जो खर्राटे लेते हैं पेशेंट उनमें, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उस पेशेंटों में देखने को मिलता है हमारा रोंकाई साउंड्स को। कि अब हमारा हो गया स्टाउटर साउंड। स्टाइडर साउंड क्या होता है, मेनली जो ऑब्स्ट्रक्शन या बोल सकते हैं किसी भी चीज का, लाइक आपको अगर इंक्यूबेशन वगैरह, इंक्यूबेट वगैरह मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में होता है, तो दैट टाइम पे हमें स्टाइडर साउंड या स्टाइडर वॉल्यूम को भी सुनने को मिलता है। गाइस कुछ इस तरीके से हमारा असेसमेंट होता है रिस्पायरेटरी का। सिर्फ असेसमेंट होता है कि आपका फर्दर इस टाइप में होता है, लाइक इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन करते हैं, पल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं, देन ऑस्कल्टेशन की कंडीशन को कंप्लीट करके इस तरीके से हम लोग लाइक हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। देन आई विल मूव टू बी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन अदर वीडियोस, बिकॉज इसमें अगर करूंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो और चीजें ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, दैट्स वाई मैंने सिर्फ इसमें आपको असेसमेंट दिया है कि पेशेंट को आप देख के कैसे असेस कर सकते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपके पास में एक जनरली प्रूफ आ जाएगा कि हाँ, या डायग्नोस्टिक टेस्ट करके, एक्सरे वगैरह, ईसीजी, एबीजी वगैरह करके आपको मैनुअली पीएफटी, केएफटी, ये सारी चीजें, ईटी, CO2, ये सब मैं बताऊंगी फर्दर आगे वीडियो में, बिकॉज इसमें अगर बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, चीजें लाइक रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैंने आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर बनाऊंगी, और आप मैंने इस पर शॉर्ट्स भी रखे हैं, लॉन्ग को भी रखा है, आप किसी में भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखें। और कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, थैंक यू।